एक लड़की अपने घर से किसी काम से निकलती है और काफ़ी देर बीत जाने के बाद भी अपने घर पे लौट के नहीं आती है। अब जब समय बीतता जाता है, पहले बात मिनटों में थी, मिनट धीरे धीरे घंटों में बदलता है, घंटे धीरे धीरे पूरा दिन लग जाता है और वो लड़की जब लौट के नहीं आती तो उस लड़की के जो घर वाले थे, उसके जो माँ बाप थे, काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। परेशान होने के बाद वो अपनी बच्ची को, अपनी बेटी को खोजने के लिए निकलते हैं, आसपास पूछताछ करते हैं कि क्या किसी ने भी उस लड़की को देखा है, वो लड़की आखिर गई कहाँ। लेकिन काफ़ी देर पूछताछ करने के बाद, काफ़ी देर छानबीन करने के बाद, जब घर वालों को उस लड़की की कोई सूचना नहीं मिलती, उस लड़की के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, तो घर वाले आखिरकार हैरान होकर, परेशान होकर पुलिस थाने जाके रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं, मिसिंग कंप्लेन दर्ज करवा देते हैं। अब पुलिस जब मिसिंग कंप्लेन पाती है तो उस लड़की की छानबीन, उस लड़की की खोजबीन में लग जाती है। पुलिस वाले उस लड़की को खोजने के चक्कर में कड़ी दर कड़ी, सिलसिलेवार तरीके से एक एक कड़ियों को जोड़ रहे थे। तो लड़की घर से निकलने के बाद कहाँ गई थी और लास्ट टाइम कहाँ देखी गई थी। अब इसी कड़ी को जोड़ने के क्रम में जब पुलिस वाले उस आखिरी घर तक पहुँचते हैं जहाँ पे वो लड़की आखिरी बार देखी गई थी, और उस घर की मालकिन से जब पूछताछ करते हैं, उसकी मालकिन को उठाते हैं, तो मालकिन कुछ ऐसी बात बताती है, कुछ ऐसे खुलासे करती है जो आज तक के इतिहास में, पूरी दुनिया के इतिहास में बात कर रहा हूँ, आज तक के पूरी दुनिया के इतिहास में ऐसा वाकया, ऐसी घटना इससे पहले नहीं हुई थी। तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह। आज मैं जिस कहानी के साथ, एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी के साथ हाजिर हुआ हूँ, जिस सीरियल किलर के जैसा न शायद पूरी दुनिया में कोई हुआ था, न शायद, मेरी तो ईश्वर से यही दुआ है कि ना ऐसा कोई सीरियल किलर दोबारा हो, क्योंकि इसने लाशों को ठिकाने लगाने का जो तरीका अपनाया था, जो रास्ता अपनाया था, वो अपने आप में इतना खौफनाक था, इतना दरिंदगी भरा था कि पूरे इतिहास में सीरियल किलिंग की एक वजूद है, एक अपना इतिहास है। उस पूरे इतिहास में ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधा चलता हूँ आज की इस कहानी के, लेकिन कहानी शुरू करूँ उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध, छोटा सा निवेदन कि अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक कोई कमेंट, एक कोई सुझाव, एक कोई सजेशन मेरे लिए कर दीजिएगा। क्योंकि जब आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, कल के लिए नई ऊर्जाएँ मिलती हैं। तो प्लीज़ एक बटन दबानी है, थोड़ा सा टाइप करना है तो कर लीजिएगा। तो सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1892, 1892 हमारे देश से 7 समुंदर पार इटली में। एक अमेलिया नाम की लड़की अपने घर से किसी काम से बाहर जा रही थी। 19-20 साल उम्र थी। अमेलिया देखने में बेहद खूबसूरत थी। किसी काम से बाहर जा रही थी, घर वालों ने किसी काम से भेजा था। रास्ता सुनसान था। अब अमेलिया जैसी थोड़ा आगे बढ़ती है, रास्ता सुनसान था, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। एक मैरियानो नाम का लड़का उसे रास्ते में मिल जाता है। मैरियानो जब देखता है, अमेलिया को देखता है, अमेलिया बेहद ज़्यादा खूबसूरत थी, रास्ता सुनसान था। अब मैरियानो की नीयत अमेलिया पे खराब हो जाती है। अमेलिया थोड़ा आगे बढ़ती है, मैरियानो उसका पीछा करता है, और एक सुनसान जगह देखने के बाद, जहाँ झाड़ियाँ देखता है, जहाँ देखता है कि अब कोई आ नहीं सकता, वहाँ पे मैरियानो अमेलिया को दबोच लेता है, और दबोचने के बाद अमेलिया के साथ गलत काम करता है, उसके साथ इज्जत लूट लेता है, उसके साथ रेप करता है। अब अमेलिया अपने घर आती है, घर पे किसी को नहीं बताती कि उसके साथ क्या हुआ है। बात आई गई हो जाती है, लेकिन कुछ दिन बाद अमेलिया के पेट में दर्द होता है। अब जब अमेलिया के पेट में दर्द होता है, ये बात वो अपने माँ बाप को बताती है। माँ बाप चेक करते हैं, जो उस समय डॉक्टर वैद्य थे, हकीम थे वहाँ के देशों में, उनको बुलवाते हैं, और जब वो चेक करते हैं तो पता चलता है कि अमेलिया प्रेग्नेंट हो चुकी है, उसके पेट में एक बच्चा पल रहा है। अब जब माँ बाप अमेलिया के पेट में बच्चे की बात सुनते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि ये क्या हो गया। माँ बाप अमेलिया से ये सारी चीज़ें पूछते हैं कि कैसा क्या हुआ था, किसका बच्चा है। तब अमेलिया पूरा वाक्य अपने माँ बाप को बताती है कि कैसे मैरियानो ने अमेलिया का रेप कर दिया था कुछ महीनों पहले। अब एक लड़की जिसकी शादी नहीं हुई है, वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है समाज में, सोसाइटी में उसकी बदनामी होना तय थी। और 1892-93 ऐसे समय में ना वुमेन राइट्स इतने ज़्यादा थे, ना ही ऐसी चीज़ें इतनी ज़्यादा थी, ना इतना कोर्ट कानून, ये सारी चीज़ें थी कि अमेलिया को इंसाफ मिल सके। लिहाजा अब एक ही रास्ता था। आसपास के मोहल्ले के लोग, आसपास के उस गांव के लोग एक रास्ता निकालते हैं कि मैरियानो जो है अमेलिया से शादी करे। क्योंकि बच्चे को मारा नहीं जा सकता था उस टाइम, ऐसे अबॉर्शन की सारी टेक्निक्स थी नहीं, और कोई कोर्ट, कोई कानून मैरियानो को सज़ा नहीं दे सकता था, ना ही उसमें सज़ा का ऐसा कोई प्रावधान था।
लिहाजा आसपास के लोग ये फैसला करते हैं कि जो मैरियानो है अब अमेलिया से शादी करेगा। अब अमेलिया और मैरियानो ना चाहते हुए भी एक दूसरे से शादी करते हैं और शादी के बाद कुछ ही महीनों में, 3 से 4 महीनों में ही अमेलिया एक बेटी को जन्म देती है 1893 में, लियोनार्डो सिनेसूली। लियोनार्डो के जन्म के बाद जब अमेलिया इस बच्ची को जन्म देती है तो जो माँ का एक नेचर होता है कि माँ अपने बच्चे को प्यार करेगी, अपने बेटे को पुचकारेगी, उसे सबसे ज़्यादा लाड देगी, ये सारी चीज़ें लियोनार्डो के साथ नहीं हो रही थी। क्योंकि उसकी माँ अमेलिया को लग रहा था कि एक रेप की निशानी, एक दरिंदगी की निशानी है और ये जल्द से जल्द मर जाए। इस वजह से जो बच्ची थी लियोनार्डो, उसके साथ काफ़ी ज़्यादा वायलेंस होता था, उसके घर में काफ़ी ज़्यादा हिंसा होती थी। क्योंकि ना उसे उसका बाप पसंद करता था, ना ही उसकी उसे माँ पसंद करती थी। चारों तरफ उसे टॉर्चर किया जाता, आस पास समाज के लोग भी उसके ऊपर थूकते थे, उसे गलत निगाह से देखते थे, क्योंकि वो एक रेप की निशानी थी। इतनी ज़्यादा टॉर्चर हुई, इतनी ज़्यादा परेशान हुई ये लड़की, इसने बचपन में 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की। अब धीरे धीरे समय बीतता जाता है, ये बड़ी होती जाती है और माँ बाप और आस पड़ोस के लोगों का जो टॉर्चर है, जो टॉन्ट है, वो भी इसके ऊपर बढ़ता जाता है। उसी टॉन्ट में, उसी टॉर्चर में ये धीरे धीरे 18-19 साल की जब होती है तो एक अमीर आदमी से शादी कर लेती है, क्योंकि ये भी बेहद ज़्यादा खूबसूरत थी। उस अमीर आदमी का दिल इसके ऊपर आ जाता है, इसकी शादी हो जाती है। लेकिन ये जो शादी थी इसके घर वालों को पसंद नहीं आती, क्योंकि घर वाले कहीं इसकी शादी और करना चाह रहे थे, ये कहीं और शादी कर लेती है। जाहिर सी बात है, पैसे की ही लालच में करती है, लेकिन कर लेती है। अब घर वाले को मंजूर नहीं था ये रिश्ता, ये शादी कर लेती है। इस वजह से ये अपने पति के साथ एक दूसरे शहर जाके शिफ्ट हो जाती है। लेकिन जब ये शिफ्ट होती है तो इसे लगता है कि हो ना हो, इसकी जो माँ है उसने इसके ऊपर कुछ ऐसा टोना टोटका जादू कर दिया जिससे इसकी ज़िंदगी सही तरीके से चल नहीं रही है। उसने कुछ ऐसा तंत्र मंत्र कर दिया, कुछ ऐसी क्रियाएं कर दी हैं जिस वजह से इसके ऊपर मुसीबत पे मुसीबत आ रही है। अब इसकी माँ के प्रति जो प्यार था वो धीरे धीरे नफरत में बदलता चला गया। इसे अपनी माँ से नफरत हो गई, पिता से तो नफरत थी ही, अब ये घर वगैरह से कोई मतलब नहीं रखती, अपने पति से मतलब रखती। और जब इसे लगता है कि इसके ऊपर तंत्र मंत्र हुआ है, इसके ऊपर कुछ ऐसा काम हुआ है, तो ऐसे जादू टोना करने वालों के पास, ऐसे वहाँ के जो तांत्रिक थे, जो वहाँ के पादरी थे, ऐसे लोगों के पास जाया करती थी, अपना हाथ दिखाती, अपना भाग्य पूछती, कुछ न कुछ सवाल करती और वो लोग भी अपने हिसाब से कुछ ना कुछ इसको बता देते। समय बीतता गया, इसका जो आस्था थी, इसकी जो आस्था थी, ऐसे तंत्र मंत्र वालों में बढ़ती चली गई, अपने माँ से नफरत बढ़ती चली गई। अब समय बीतता चला गया, साल 1927 आ गया और 1927 में ही एक दुकान में चोरी करने के जुर्म में इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्योंकि शायद ये दुकान पे चोरी कर रही थी, नहीं कर रही थी, इसने जो अपने बयान में बताया उस हिसाब से ये चोरी नहीं कर रही थी, लेकिन इसे गिरफ्तार कर लिया गया और 1-1.5 हफ्ते बाद इसे छोड़ दिया गया। अब जब इसे गिरफ्तार किया गया तो इसी गिरफ्तारी के बाद इसका जो शक था वो पूरी तरह यकीन में बदल चुका था कि मेरे ऊपर कोई जादू टोना मेरे माँ बाप ने करवा दिया, तभी मैं जेल गई। अब इसके बाद थोड़ा सा और समय बीतता है, 1927 में से जेल हुई थी। 1930 में भूकंप आता है, काफ़ी तेज का भूकंप था और इस भूकंप में 1400 लोग मारे जाते हैं और उन 1400 लोगों में इसका पति भी मर जाता है और इसका घर भी गिर जाता है। अब जब पति मर जाता है और इसको पहले ही लग रहा था कि मेरे पति को मेरे घर वाले पसंद नहीं कर रहे, वो इसे रास्ते से हटाने का प्रयास करेंगे, तंत्र मंत्र किए। अब जब पति मरता है तो इसका जो यकीन है वो धीरे धीरे, जो शक था वो धीरे धीरे यकीन में बदल गया। अच्छा, इसके साथ एक घटना और हुई। ये अपनी पूरी शादी की ज़िंदगी में इसने जितनी भी साल ये सुहागन रही, जितने साल इसकी शादी चली, इसका पति जिंदा था, उस सालों में ये 17 बार प्रेग्नेंट हुई। उन 17 बार में 3 बार इसका मिसकैरेज हुआ और 10 बच्चे पैदा होने के बाद मर गए। बस 4 बच्चे, जिनमें से 1 बेटा और 3 बेटी बची थी। अब बेटा भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। अब जाहिर सी बात है, 17 औलादों में जिसकी 1 औलाद बेटा हो, उस बेटे के लिए वो माँ कितनी ज़्यादा क्यूरियस रहेगी, कितनी ज़्यादा परेशान रहेगी, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और ठीक ऐसा ही लियोनार्डो अपने उस बेटे के लिए होती है। बेटा धीरे धीरे बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद वो आर्मी की तैयारी करता है और अपने देश की आर्मी में शामिल हो जाता है। समय बीतता जाता है और 1939 में जब वर्ल्ड वार 2 हो रहा था, दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था, तो इसकी भी ड्यूटी लग जाती है। वहाँ पे अपनी सेना में इसे भी लड़ाई लड़ने जाना था और जाते समय जब इसकी माँ एक तांत्रिक के पास फिर से जाती है और इसका हाथ दिखाती है, तो तांत्रिक बताता है
कि इसकी उम्र अब ज़्यादा लंबी है नहीं। बस यही तांत्रिक जो बोला था, इसी के बोलने के बाद इटली के इतिहास में कुछ ऐसा होने वाला था जो इससे पहले ना कभी हुआ था और ना ही इस घटना के बाद आज तक हुआ। जब ये महिला पूछती है कि इसका भविष्य कैसा है और वो तांत्रिक बताता है कि इसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, तब ये महिला घबरा जाती है और घबराने के बाद पूछती है कि इसका सोल्यूशन क्या है, इसका उपचार क्या है, इसकी उम्र लंबी होगी कैसे। तब वो तांत्रिक बताता है, वो पादरी बताता है कि आपको ह्यूमन सेक्रीफाइस यानी कि नर बलि देनी होगी और नर बलि के बाद ही आपकी बेटी की उम्र जो है लंबी होगी। अब महिला अपने बेटे को लेकर घर पे आती है। अब दोनों बैठ के उस नरबली के बारे में सोचने लगते हैं। अब सोचते इनके पास कई सवाल थे कि किसको पकड़ा जाए, उसे कैसे फंसाया जाए और किसी सुनसान जगह पर ले जाके बलि दी कैसी जाए। अब इसके लिए जो इसकी माँ थी लियोनार्डो, उसने सोचा कि अब मैं भी तंत्र मंत्र, भूत प्रेत और हाथ वगैरह देखने का नाटक करूंगी। ये भी अपना जगह जगह प्रचार करती है, पोस्टर लगवाती है, थोड़े बहुत पैसे थे उस वजह से सारे प्रचार करती है और अपने आप को एक पामिस्ट यानी हाथ देखने वाले के रूप में अपने पूरे इलाके में फेमस कर लेती है। अब 1940 में एक लड़की इसके घर आती है, फास्टीना की उम्र लगभग 23-24 साल थी। वो एक लड़के से प्यार कर रही थी और प्यार के दौरान उसे प्यार में धोखा मिला हुआ था, काफ़ी ज़्यादा टूट चुकी थी। वो आती है, इसे अपना हाथ दिखाती है। हाथ दिखाने के बाद ये उसे बताती है कि जो तुम्हारा सच्चा प्यार है, जो तुम्हारा ट्रू लव है, वो तुम्हें पोला शहर में मिलेगा और तुम परेशान ना रहो, ना तुम समाज से डरो, ना तुम सोसाइटी से डरो। बहुत जल्द तुम्हारा प्यार तुम्हें मिलेगा, तुम्हारी ज़िंदगी बहुत सुखी होगी, तुम बहुत पैसा कमाओगे, बहुत आगे जाओगे। अच्छा, तो इंसानों का स्वभाव होता है कि अगर किसी के बारे में कोई अच्छा बोल रहा है, चाहे वो चीज़ें सही हो चाहे वो चीज़ें गलत हो, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मैं ही आपसे अगर कहूँ कि आपका भविष्य बहुत आगे है, आप IAS बन जाओगे, आप बहुत पैसे कमाओगे, आप प्रधानमंत्री बन जाओगे, तो आपको ये चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद आएंगी, चाहे मैं सही कह रहा हूँ चाहे मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप उस पर ज़्यादा डाउट नहीं करोगे। और ठीक ऐसे कुछ फास्टीना करती है। फास्टीना इसकी बात मान जाती है। मानने के बाद ये कहती है कि तुम जाओ अपने ट्रिप का इंतज़ार करो, लेकिन एक काम कर देना, सबको, अपने पूरे सगे संबंधियों को, अपने घर वालों को ये सारी बात मत बताना। बस ये बता देना कि तुम किसी इस काम से पोला शहर जा रही हो और सारे संबंधियों को बता देना, एक लेटर लिख देना सबको, ताकि कोई तुम्हें खोजे ना और तुम अपने प्यार के पास पहुंच जाओ। अब फास्टीना इसकी इस बात पे भी यकीन कर लेती है, अपने पूरे घर वालों को लेटर लिखती है। लेटर लिखने के बाद बताती है मैं किसी काम से दूसरे शहर जा रही हूँ, घर वालों को भी बताती है। उसके बाद फिर लौट के आती है लियोनार्डो से मिलने, फाइनली अंतिम विदाई लेने की अब मैं जा रही हूँ जैसा आपने बताया था। उसके बाद जब लियोनार्डो के पास आती है तो लियोनार्डो कहती है कि अब तुम जा ही रही हो तो थोड़ा सेलिब्रेट कर लेते हैं, थोड़ा ड्रिंक वगैरह करते हैं, उसके बाद तुम चली जाना। इतना कहने के बाद लियोनार्डो उसे एक ग्लास वाइन का ऑफर कर देती है। अब फास्टीना भी खुशी मन से वाइन पीती है। वाइन पीने के बाद सोफे पे बैठ जाती है। अब जब फास्टीना बैठती है सोफे पे तो उसे लगता है कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। फास्टीना कुछ बोलने की कोशिश करती है, कुछ समझाने की कोशिश करती है, कुछ पूछने की कोशिश करती है, लेकिन फास्टीना की आवाज़ जा चुकी थी। फास्टीना को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसके सोचने की, समझने की सारी क्षमताएं खत्म हो चुकी थी और 2 से 4 मिनट के अंदर ही फास्टीना उसी सोफे पे बेहोश होकर गिर जाती है। अब जैसे ही फास्टीना बेहोश होकर गिरती है, पीछे से लियोनार्डो जो है वो कुल्हाड़ी लेके आती है और अपना जो भी मंत्र वगैरह वहाँ की भाषा में पढ़ना था वो सारी चीज़ पढ़ती है और पढ़ने के बाद फास्टीना का जो गला है वो काट देती है और गला काटने के बाद एक बाल्टी में, एक टब में सर को उल्टा करके रख देती है, धड़ को उल्टा करके रख देती है, ताकि जो सारा खून है पूरी बॉडी का उसी टब में, उसी बाल्टी में इकट्ठा हो जाए। अब उल्टा करने के बाद 1-1.5 घंटे तक लाश को ऐसे छोड़ देती है। पूरा खून, शरीर का एक एक बूंद उस टब में आके इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद जो तरीका यहाँ से लियोनार्डो ने अपनाया था लाश को ठिकाने लगाने का, वो पूरी मानवता जात को एक समय के लिए कटघरे में लाके खड़ा कर देगा। आज भी जब आप इस बात को सुनेंगे, जब पूरा खून इकट्ठा हो जाता है उस टब में, उसके बाद फास्टीना छोटे छोटे टुकड़ों में फास्टीना की बॉडी को काटती है लियोनार्डो और काटने के बाद एक ड्रम में डालती है और उसमें 7 किलो कास्टिक सोडा लाके डाल देती है, 7 kg कास्टिक सोडा, जो कि फास्टीना की साबुन की एक दुकान भी थी जहाँ पे साबुन वगैरह वो बनाती थी। अब कास्टिक सोडा डालती है
डालने के बाद उसे हिलाती रहती है, मिलाती रहती है, कुछ देर के लिए छोड़ देती है। उसके बाद जब कास्टिक सोडा और उसकी बॉडी आपस में जॉइंट हो जाती है तो छोटे छोटे टुकड़ों में काट के साबुन बनाती है, अपना रैपर लगाती है, पैक करती है। पैक करने के बाद आसपास के दुकानों में आसपास के लोगों को बेच देती है। अब इसके बाद जो उसने खून इकट्ठा किया था उस खून में आटा डालती है, अंडे डालती है, चेरी डालती है और ऐसी कई चीज़ें डालती है। उसके बाद उसको जमाती है और जमा के उसका एक टेस्टी सा, उसके हिसाब से जो उसने अपने इंटरव्यू में बताया, एक टेस्टी सा केक बनाती है। केक बनाने के बाद खुद भी खाती है, अपने बेटे को भी खिलाती है और आसपास के जो मेहमान उसके आने वाले थे उन सबको खिलाती है। ये सारी चीज़ें करती है, साबुन बेचती है, साबुन से पैसे कमाती है। समय बीतता जाता है। उसके बाद फिर इसे लगता है कि एक नरबली से, एक ह्यूमन सेक्रीफाइस से काम नहीं चलने वाला, एक और दिया जाए। इसके बाद फिर एक और लड़की इसके पास आती है सेबी करके। ठीक इसी तरीके से सेबी को भी मारती है। मारने के बाद उसका साबुन बनाती, साबुन बना के बेच देती है। बाकी जो खून वगैरह था उनसे कुछ उसी तरीके से टोस्ट बनाती, ब्रेड बनाती, खुद भी खाती, अपने बच्चों को भी खिलाती और आसपास के लोगों को भी खिलाती। अब इसके बाद एक तीसरी लड़की वर्जीनिया आती है 1940 में इसके पास। वर्जीनिया आती है। आने के बाद सेम उसी तरीके से लियोनार्डो उसकी भी बलि दे देती है। लेकिन वर्जीनिया के साथ एक बात थी कि अपने घर को बता के गई थी वो किसी काम से बाहर जा रही है और जल्द ही लौट के आ जाएगी। अब जब वर्जीनिया अपने घर पे लौट के नहीं आती तो वर्जीनिया के माँ बाप काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, कुछ देर तक खोजते हैं, लेकिन काफ़ी देर बाद तक जब वर्जीनिया का पता नहीं चलता तो उसके जो माँ बाप हैं वो वर्जीनिया की मिसिंग कंप्लेन, गुमशुदगी की जो रिपोर्ट है वो थाने में ले जाके, वहाँ के पुलिस स्टेशन में जाके दर्ज करवा देते हैं। अब पुलिस आती है, सारे सुराग को, सारे सबूत को जोड़ने की कोशिश करती है, एक एक लोगों से चैन दर चैन पूछताछ करती है कि लास्ट टाइम आपके पास आई थी तो दुकानदार बताता कि नहीं, उसके बाद आगे गई थी, इस दुकान पे गई थी। और लास्ट साहब जब जोड़ते जोड़ते पुलिस वाले पहुंचते हैं तो वो लियोनार्डो के घर पे पहुंचते हैं। अब घर पे पहुंचने के बाद जब लियोनार्डो से पूछताछ करते हैं तो थोड़ी देर तक तो लियोनार्डो घुमाती है, लेकिन उसके बाद ये सारी बात, ये सारी सच्चाई कबूलती कि कैसे उसने अपने बेटे को बचाने के लिए 1 साल के अंदर ही 3 लोगों की जान ले ली और उनके साबुन को बनाया, उनके मांस से साबुन बनाया, उनके खून से टोस्ट बनाए, केक बनाए, खुद भी खाया, बच्चों को भी खिलाया। अब इसके बाद जब ये खबर उस समय लोकल अखबारों में आई, लोकल न्यूज में आई, आसपास के लोगों में पहुंची, तो लोगों के अंदर इतना ज़्यादा डर बैठ गया, इतना ज़्यादा सिहरन बैठ गया। खासकर उस टाइम जो लोगों ने साबुन वगैरह खरीदे थे वो अपने आप से ही घृणा करने लगे थे कि कहीं उसने लियोनार्डो के बनाए हुए साबुन को तो नहीं इस्तेमाल कर लिया। मामला कोर्ट में जाता है। कोर्ट में जाने के बाद लियोनार्डो को उम्र कैद की सजा हो जाती है साल 1945 में। लेकिन 1970 में, 15 अक्टूबर 1970 में एक बीमारी के चलते लियोनार्डो की मौत हो जाती है। लेकिन ये कहानी जब वहाँ से निकल के सामने आई तो सामने आने के बाद जब कहानी बाहर निकली और गूगल वगैरह पे और ऐसी जगहों पे पहुँची तो आज भी इस कहानी को जो लोग सुनते हैं, जो जानते हैं, जो सीरियल किलर्स की कहानियों में इंटरेस्टेड हैं, कई ऐसे सीरियल किलर हुए जिन्होंने उसका मांस का बर्गर बना दिया, सैंडविच बना दिया। कई ऐसे सीरियल किलर हैं जिसकी स्टोरी मैंने भी कवर की, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। लेकिन इस तरह से नरबली देना, बलि देने के बाद खून से टोस्ट बना देना और मांस से साबुन बना देना, ऐसा वाकया पूरे सीरियल किलिंग के इतिहास में इससे पहले तक ना कभी हुआ, न इसके बाद अभी तक कहीं हुआ। और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ना इसके बाद भी कभी हो। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। लेकिन कहानी खत्म हो उससे पहले आपके 2 सवालों के आज जवाब दे देता हूँ। पहला सवाल आपका ये था कि मैं उस्मान सैफी ये सारे वर्ड्स क्यों यूज कर रहा हूँ। तो इसके पीछे सिंपल सा एक लॉजिक है कि जो उस्मान सर हैं या फिर क्राइम तक फैमिली है, उसकी ऑडियंस और मेरी ऑडियंस सेम है। और अगर मैं अपने वीडियोस के टाइटल में, टैग में अगर सीरियल किलर्स या फिर मर्डर या फिर रेप ये सारे वर्ड यूज करता हूँ तो पता नहीं इस टाइम क्या समस्या चल रही है कि मेरे उस वीडियो को यूट्यूब हटा दे रहा है। पिछले 5-6 दिनों में आप देखेंगे जो बीच में गैप्स है, वीडियो मैंने डाले थे लेकिन वीडियो यूट्यूब हटा देता है। और एडिसेंट्स, ये सारी चीज़ें जो उस पर ऐड आते हैं वो सारी चीज़ें ऑफ कर देता है अगर डिलीट भी नहीं कर रहा। तो मैं अभी कुछ दिनों के लिए सीरियल किलर, मर्डर ये सारे वर्ड से बचने के लिए ऐसे वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ और वर्ड्स का इस्तेमाल भी नहीं कर रहा हूँ आप लोगों तक स्टोरी भी पहुँचाने की, सही ऑडियंस तक पहुँचे। तो ऐसे फील्ड में जो स्टोरी बनाते हैं मैं उनका नाम यूज कर रहा हूँ ताकि उनकी ऑडियंस और मेरी ऑडियंस जब एक है तो उन लोगों तक बिना
उस चीज़ को लिखे, मेरी कहानी पहुंच जाए। और जो सीरियल किलर ये सारी चीज़ें देखते हैं, उनकी स्टोरी सुनते हैं, क्राइम की कहानी सुनते हैं, उन तक बिना क्राइम वगैरह का वर्ड यूज़ किए, बिना लिखे मेरी स्टोरी पहुंच जाए, बस इतनी सी बात है। और सेकंड, आप लोगों का जो सवाल है कि डाउनलोड का ऑप्शन मिसिंग है, तो भाई मेरी तरफ से मैंने ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया, ये यूट्यूब ही है। कुछ ग्लिच चल रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया। मेरी वीडियोस भी कई बार डिलीट हो रही हैं, कई बार एडसेंट्स ऑफ हो रहे हैं, ना वीडियो पे कोई ऐड आ रहा, ना इससे कोई अर्निंग हो रही है, और कभी कभी डाउनलोड का ऑप्शन मिसिंग है, कभी कभी वीडियो डिलीट हो जा रही है। तो थोड़ा सा परेशानी अभी चैनल पे चल रही है। मैंने बात की यूट्यूब कम्युनिटी से, सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग भी, शायद 1-1.5 हफ्ते में चीज़ें रिजॉल्व हो जाएं। और आप लोग का प्यार फिर से वैसे मिलता रहे, बस ईश्वर से यही दुआ है, आप लोग अच्छे रहें, खुश रहें। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी नई कहानी के साथ, लेकिन जाते जाते फिर से आपसे वही अनुरोध, वही निवेदन की वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई एक सुझाव, कोई एक सजेशन दे दीजिएगा। तो अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।